अजीज़ तलबा तलबात, न्यूमेरिकल की 3-4 वीडियोस पहले आप देख चुके हैं और इसमें मज़ीद कुछ थोड़ा सा ऐड करते हुए जो न्यूमेरिकल बाकी रह गए हैं उनको भी देख लेते हैं। और आपने बुक जो है वो लाजमी कंसल्ट करनी है, चूँकि बुक आपके लिए न्यूमेरिकल्स में मौजूद हैं, साथ में आपने देखना है उनमें से डेटा। चूँकि मैंने देखा पायलट वगैरह में बाज़ दफ़ा जो वो डेटा उसका सही नहीं दिया होता और पेपर में जाके थोड़ा डेटा चेंज हो जाता है, तो उससे स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके अलावा चूँकि ये न्यूमेरिकल हल नहीं किए गए हैं बल्कि हल किए हुए न्यूमेरिकल हैं, उनको सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू किया गया है और साथ में ये बताया गया है, साथ में ये दिखाया गया है कि कौन सी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है और कौन सी कैलकुलेशन को आपने जो कौन से साइन यूज़ होते हैं, कौन से साइन का मतलब क्या है। तो वो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको लिया गया है ताकि आप उसको देख के जब आप ख़ुद उसको हल करने की कोशिश करें तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो इसको आपने वीडियोज़ को गौर से देखना है, पिछली वीडियोज़ को भी, और इनको बार बार देखें और बुक से कंसल्ट करें। उसके अलावा अपनी क्लास टीचर जो है उससे कंसल्ट करें, यकीनन आप अगर किसी अदारे में पढ़ रहे हैं तो, और ख़ुद प्रैक्टिस करें, चूँकि प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। ये मैथमेटिकल है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती, इसको समझना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा तलबात, मज़ीद न्यूमेरिकल के सिलसिले को जारी रखते हुए अगले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इनका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें जो समझ आ जाएं और जो दुश्वारियाँ आपको हैं उनमें से कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो हम अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। इस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करें। अगर बल्ब को रोज़ाना 5 घंटों के लिए रोशन किया जाए तो इस बल्ब पर 1 महीना यानी 30 दिन में खर्च होने वाली एनर्जी किलोवाट आवर में मालूम करें। तो वोल्ट जो दिए हुए हैं 220 है, पावर इसकी 100 वाट है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है और टाइम जो है वो 5 आवर्स है। तो एनर्जी के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल्स। अब पहले हम करंट मालूम कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, और पावर के फार्मूले के मुताबिक P इज इक्वल I/V इज इक्वल V²/R और R इज इक्वल V²/P। अब यहाँ पे जो है वो R मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसका V² मालूम करेंगे, यानी वोल्टेज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाट्स 100, तो ये आ जाएगा 4.84 ओम। ये इसका जो पहले हम करंट हमने वो मालूम किया है पावर का फार्मूला से। उसके बाद तारीफ़ की रूह से W इज इक्वल PT, ठीक हो गया। तो ये जो है वो W की तो वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल इज इक्वल 1 किलोवाट आवर। तो W इज इक्वल, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3.6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 किलोवाट आवर से इससे। तो ये इसका आंसर जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर 5 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसका जूल्स, और ये आ जाएगा 15 वाट इज W इज इक्वल 15 किलोवाट आवर। एक चमकते हुए बल्ब पर 150 वाट लिखा हुआ है जो कि 95 ओम के रेजिस्टेंस पर जल रहा है। क्या ये बल्ब 120 वोल्ट या 220 वोल्ट के सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है? साबी तौर पर वज़ाहिद करें। तो R जो है वो इज़ इक्वल रेजिस्टेंस जो इसकी है वो आ जाएगी 95 ओम। उसके बाद पावर जो है वो 150 वाट्स है, तो आई बल्ब 120 और 220 पे चलने के लिए बनाया गया, नहीं बनाया गया, ये मालूम करना है हमने। तो इसके लिए पावर का फार्मूला वही V²/R और V² इज इक्वल PR। तो V² इज इक्वल P 150 मल्टीप्लाई बाई 95, ये न्यूमेरिक डेटा पीछे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। तो V² इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करके जो वो ये आंसर आ जाएगा। V² का मतलब है हम इसका V के ऊपर रूट लेंगे, उसका रूट लेने से जो है वो यानी 1425 का जब 250 का जब रूट लेंगे तो वो 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो 120 के लिए बनाया गया है। अब अगर एक घर में लगाए गए हैं 60 वाट के 10 बल्ब जो 5 घंटे चलते हैं, 75 वाट के 4 पंखे जो रोज़ाना 10 घंटे चलते हैं, 250 वाट का एक टीवी जो रोज़ाना 2 घंटे चलता है, और 1000 वाट की एक
इस तीज रोज़ाना 2 घंटे इस्तेमाल होती है। अब ये बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है अगर 4 रुपये हो तो इस घर का माहाना खर्चा इन 30 दिन की इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्चा मालूम करें। तो मुख्तलिफ पावर्स के आलात लगाएंगे। आलात की कुल एनर्जी मालूम करने के लिए सबसे पहले ये एनर्जी ये 1 आ गया, ये एक एनर्जी आ गई है, उसके बाद ये दूसरी एनर्जी दी गई है और फिर 1 किलोवाट आवर इसके इक्वल होता है। उसके बाद 1 किलोवाट ये जो है इसको 1000 वाट से, और फिर ये जो अगली वो 250 वाला ये ठीक है तीसरी उसकी पावर दी गई है। उसके बाद ये जो है वो चौथी पावर दी गई है। और अब इन सबको आपस में जब जमा किया जाएगा 3000 + 3000, ये इसका आंसर देखें, इसका आंसर 2000 है, इसका 500 है, इसका 3000 और 3000 है। इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8500 वाट पर आवर। और अब इसको 30 दिन के लिए जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये आ जाएगा ये 25500 वाट आवर। और ये जो है वो किलो वाट आवर में जब इसको किलो वाट आवर से इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये इसको 2.55 किलो वाट आवर है। इस तरह से हमें मालूम हो जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने यूनिट होते हैं। तो ये कुल वक्त में जो है वो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करें, 255 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल बिल की अमाउंट है वो हमें हासिल हो जाती है। उसके बाद एक 100 वाट का बल्ब है और एक जो बिजली का हीटर है 4 किलोवाट का, और उसके अलावा एक हीटर है 250 वाट की सप्लाई के साथ मुंसलिक है। तो बताएं कि एयर अप्लायंसेज में बहने वाला करंट, इस्तेमाल के दौरान एयर अप्लायंसेज की रेजिस्टेंस। पावर 1 100 वाट है, पावर 2 जो है वो 4 किलोवाट यानी 4000 वाट्स है, वोल्टेज 250 है। तो सबसे पहले आई मालूम करेंगे, I1 मालूम करेंगे, I2 मालूम करेंगे, फिर पावर का फार्मूला ये I1 मालूम करेंगे, I2 मालूम करेंगे, ये पावर का फार्मूला I/V है और I इक्वल ये P/V है। तो ये इसकी कीमतें दर्ज करने से 100/200 ये बन जाता है 4 एम्पेयर। इसके बाद I2 जो है वो P/V है। तो 4000 को जब 250 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 एम्पेयर। और इस तरह से रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है V/IR। तो R = V/I। तो ये 250 को जब 0.4 से ये वाले 0.4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625 ओम। इसी तरह दूसरे को जब 250 को ये 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.25 ओम, ये रेजिस्टेंस उसकी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। उसके बाद एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 6.5 ओम है, इसे मामूली रेजिस्टेंस वाली वायर के ज़रिए 3.0 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अगर इस रेजिस्टेंस से 0.5 करंट बहता हो तो रेजिस्टेंस में सर्फ होने वाली पावर मालूम करें, बैटरी की कुल पैदा होने वाले पावर मालूम करें और इन दोनों के मकदारों के दरमियान फ़र्क मालूम करें। तो हल के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस जो पहली दी गई है वो दी गई है 5.6। करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स है और I = 0.5 एम्पेयर है। पावर मालूम करनी है और बैटरी की कुल जो पावर है वो मालूम करनी है। तो I1 भी मालूम करना है और I2 भी मालूम करना है। और पावर के फार्मूले में I²R है। तो जब हम इसको 0.5 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 के साथ, ये 5.6 के साथ, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ये एक इक्वेशन में 1.4 ये एक आंसर आ गया है। उसके बाद P = IV दूसरा है। तो यहाँ पे जब I और V की वैल्यूज़ दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, ये 1.4 आता है और ये 1.5 आ जाएगा। और इनको अगर आपस में नफ़ी करें तो ये आ जाता है 1 वाट। तो बैटरी के अंदरूनी रेजिस्टेंस से ज़ाया शुदा जो पावर है वो 1 वाट हो जाएगी। इसके बाद एक ये क्वेश्चन, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है 240 वोल्ट और 12 वोल्ट AC में तब्दील करता है, 240 को 12 वोल्ट बनाता है। अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। तो ये सबसे पहले जो है वो ये V1 दी गई है, पावर उसकी 240 वाट है और ये जो उसको चेंज कर रहा है वो 12 वोल्ट है और जो टाइम्स है वो 2000 है। तो हमने देखना है कि इसकी सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स होंगे। तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है ये मालूम करने हैं। तो ये हमें जो है वो यानी NS/NP = VS/VP ट्रांसफार्मर की मसावात है। तो इसको जो वो N और S ये मालूम करने के लिए हम देखें, ये जो है V और ये VP ये यहाँ पे रहेगा। ये NS मालूम करने के लिए NP इसको मल्टीप्लाई करेगा, जब कीमतें दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा। उसकी जो सेकेंडरी वो वाइंडिंग है उसमें 100 चक्कर होंगे, 100 टर्न्स है। उसके बाद एक स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो उसकी रेशो 1
रेशो 100 है। इसकी प्राइमरी कॉइल में 20 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जुड़ा गया है। तो बताएं सेकेंडरी वोल्टेज में करंट कितना होगा। तो दी गई जो मालूमात है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, रेशो इसका जो है वो NPO और NS जो है वो 1:100 है। तो इसके बाद जो ये प्राइमरी टर्न्स है और ये सेकेंडरी टर्न्स है। तो 1 वो है तो NPO और NS इज इक्वल 1/100, ये आ जाएगा VP इज इक्वल 20 आ जाएगा। और VS मालूम करना है हम ट्रांसफार्मर की मसावत के मुताबिक, वही VS ओवर VP NS और NP। ठीक है, तो ये इसको जो है वो हमने चूँकि VS मालूम करना है तो ये NS ओवर NP को मल्टीप्लाई करेगा VS। जब इनको कीमतें दर्ज करेंगे तो ये जो 100 है ये 100 है, 100/1 ये रेशो है, मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये जो है वो आ जाएगा 2000 वोल्ट। ये सेकेंडरी वोल्टेज में करंट होगा। अगर उसके प्राइमरी कॉइल से 20 वोल्ट करंट दिया जाए तो वो उसको स्टेप अप करके 2000 वोल्ट बनाएगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसमें चक्रों की तादाद वो 1:100 है। प्राइमरी कॉइल में जो 170 वोल्टेज है। तो बताएं कि तो प्राइमरी कॉइल के में करंट 1.0 एम्पियर है। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करें तो हमें IES जो है वो सेकेंडरी का करंट जो है हमने मालूम करना है। ट्रांसफार्मर की मसावत वही है VS ओवर VP और NS ओवर NP। तो हमने चूँकि VS ओवर VP इज इक्वल 1/100 और ये इक्वल हो जाएगा 100 के। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए P इज इक्वल IV हम जानते हैं कि ये IES और सेकेंडरी और ये वोल्टेज सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है और ये वोल्टेज प्राइमरी है। तो ये सेकेंडरी जो वोल्टेज है ये इसको इज इक्वल प्राइमरी के इज इक्वल VP और VS के, यानी प्राइमरी वोल्ट और सेकेंडरी के। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3 मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पेयर। इसका जो है वो इसमें करंट होगा सेकेंडरी कॉइल में। एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट AC को 12 वोल्ट AC में तब्दील करता है। अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में 4 एम्पेयर करंट है। हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी जो वोल्ट है 240 है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 12 है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 4000 हैं। तो सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स मालूम करने हैं, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। तो जब हम इसको जो 10% उसकी कारकर्दगी है तो 1 ये जो सेकेंडरी है सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज है तो ये इज इक्वल 0.4 एम्पेयर के हैं। और जो प्राइमरी करंट है वो वही फिर कोई जो ट्रांसफार्मर की मसावत है NS ओवर NP इज इक्वल VS ओवर VP। तो ये NS हो जाएगा 12/240 मल्टीप्लाई बाई 4000 तो ये आ जाएगा NS 200 उसमें टर्न्स होंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर जो है P इज इक्वल IV है। तो आउटपुट की मसावत जो है वो उसी तरह से पे प्राइमरी जो है वो इनपुट है और प्राइमरी वोल्टेज है और ये करंट है और ये वोल्टेज जो इनपुट है। उसके बाद IP को अलग करके ये इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको जब इक्वेशन में हम कीमतें दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। प्राइमरी जो कॉइल है उसमें करंट होगा 0.02 एम्पेयर। एक पावर स्टेशन 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इसको बहने वाला करंट मालूम करें। अगर इनपुट वोल्टेज 250 kV हो तो प्राइमरी जो है 5000 मेगावाट है, 5000 × 10⁻6 वाट हो जाएगा। और जो वोल्टेज है 250 किलोवाट है, 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वोल्ट्स आ गए हैं। तो करंट मालूम करना है तो P इज इक्वल IV और P इज इक्वल ये इनपुट है, P इज इनपुट जो है वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है। तो ये जो है वो मैक्सिमम जो करंट वो होगा, ये जो इनपुट है उसकी ये इनपुट और ये इसको देखें P जो है ना हमने चूँकि I मालूम करना था तो I को जब हम यहाँ पे अलग करेंगे तो V इसको डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करके जब इसमें कीमतें दर्ज करेंगे 500 ये और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसके पावर सेम है तो पावर 3 हो जाएगी, 6 - 3 3 हो जाएगी और इनको डिवाइड करें तो 2.0 आ जाता है। तो ये इसका जो है वो इनपुट आ जाएगी 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। उसके बाद नाइट्रोजन के न्यूक्लाइड अपने नाइट्रोजन की साख्त, ये जो है ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि इसका ये वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन की 16.7 की जो हाफ लाइफ है वो 7.3 सेकंड है। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लाइड को 29.2 सेकंड के लिए मुशाहिदा किया गया है। तो जो 16.7 है उसकी असर मकदार का कितना हिस्सा 29.2 सेकंड में बाकी रह जाएगा। तो फ़र्ज़ करें कि ये नाइट्रोजन की जो हाफ लाइफ है 7.3 सेकंड है। तो इसको जो असल जो वो है उसको एक्टिविटी तो टाइम से मल्टीप्लाई किया गया है।
तो ये इसको जो है वो 14 पॉइंट ये सेकंड ये मल्टीप्लाई बाय ये 2 टाइम डबल हो गया ना, 1/2 टाइम में, तो ये 1/2 है यानी आधे वक्त में। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 सेकंड, और ये इसको जो है वो यहाँ से आगे इसको हल किया गया है। और इसी तरह रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है, उसकी जो है वो 60 हाइफ लाइफ है, तो लाइफ इसकी जो है वो 5.25 ईयर है। 5.25 ईयर में जो है वो कितनी हो जाएगी, तो ये फिर इसी हिसाब से 5 पॉइंट में जो है वो ये 0/2 है। उसके बाद 10 साल में जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, और ये 2 टाइम 1/2 में जो है 0.4 हो जाएगी। उसके बाद जो है वो 15 साल में इसकी जो है वो 0.8 हो जाएगी, और उसके बाद 21 ईयर्स में इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.16, और ये जो है वो 0/32 हो जाएगी। लिहाजा इस सैंपल में 1/32 रह जाएगी इसकी जो हाफ लाइफ है। इसी तरह से ये कार्बन का जो है 1.8 तक कम हो जाता है, तो ये यहाँ पे इसका जो है वो पहले ये 0 है, फिर 0.2 हो जाएगी इतने साल में, और फिर ये 11,460 और 17,190 साल में 1.272 जो है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड 99 दिमाग, थायराइड और जिगर की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी हाफ लाइफ इतनी है। तो ये जो टाइटेनियम है इसका 36 आवर्स है, इसको 2 mg है तो 6 आवर्स है, तो 6 आवर ये 6 हाफ लाइफ है, तो 200/2 जो है वो 100 mg रह जाएगी। उसके बाद ये 100/2 जो है 50 mg रह जाएगी। फिर 50/2 जो है वो अगली हाफ लाइफ, उसको ऑफ करते जाएंगे, तो 25 इसको ऑफ करें तो 12.5, इसको 6.5 और ये 13.5। इसी तरह से ये जो है वो हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट में बताई गई है। 368 काउंट 3 मिनट है। वक्त मालूम करें, और इसका काउंट रेट जो है वो 23 काउंट फी मिनट है। तो ये जो है वो एसएल जो है ये हो जाएगा 368। 10 मिनट बाद आधा रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 10 मिनट के बाद मज़ीद ये तकसीम होते होते आखिर में जो है वो 40 मिनट के बाद इसका काउंट रेट जो है वो 23 काउंट फी मिनट होगा। ये इसका जो है वो टेबल बनाया गया है, तो काउंट रेट, और ये इस तरतीब से ये इसके डायग्राम से ज़ाहिर किया गया कि मिनटों में इसकी हाफ लाइफ, यानी किस तरह से ये तेज़ी से इसकी लाइफ जो है वो कम होती जाएगी और ये कम होता जाएगा। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है, तो इसमें एक्टिविटी 32,000 काउंट है फी घंटा है। एक्टिविटी इसका पीरियड जो है वो ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करें, तो ये एक्टिविटी 1/16 है। 15 में 1/2 हो जाएगी 30, और 32 काउंट सेट है ये। उसके बाद जो है पहली हाफ लाइफ जो है वो ये 32/2